Hello everyone, I am Abhijit from Team Cyphersync. Today I will be covering smart contracts and basics of Solidity. So सबसे पहले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? तो जैसे कि यहाँ लिखा है, बैंक्स, लॉयर्स और एस्क्रो सर्विसेज, जितने भी हमारे सर्विसेज का काम होता है उनमें लोग होते हैं जो कि कुछ एल्गोरिदम पे वर्क करते हैं। जैसे कि बैंक में क्या होता है कि आपको लोन लेना होता है, पैसे जमा करने होते हैं। तो जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो बैंकर होता है, वो सबसे पहले चेक करता है कि क्या आपके पास कोलैटरल है, क्या आप लोन लेने लायक आपका इनकम है। तो बेसिकली वो लोग भी एक एल्गोरिथम पे वर्क करते हैं। तो सिमिलरली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग वही सेम एल्गोरिथम को लिखते हैं, एक्सेप्ट कि हम लोग इंसानों का यूज़ ना करके डायरेक्टली कोड का यूज़ करते हैं, एल्गोरिथम का यूज़ करते हैं, या फिर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का यूज़ करते हैं। तो इससे जो बीच का जो ट्रांसपेरेंसी है और जो ट्रस्ट का जो बात है वो ज़्यादा आता है। लाइक नॉर्मली पीपल होते हैं तो उसमें करप्शन वगैरह होने का चांस ज़्यादा होता है, बट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के केस में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे सॉलिडिटी ही क्यों, सॉलिडिटी के टाइप्स क्या क्या होते हैं, वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं, ऑपरेटर्स, लूप्स, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, स्ट्रिंग, एरे, इनम स्ट्रक्ट, बाकी के लैंग्वेज की तरह ही जैसे जावा या फिर पाइथन वगैरह में होता है। तो ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डिस्कस किया हमने, उसको राइट करने के लिए हम लोग एक स्पेशल लैंग्वेज यूज़ करते हैं जिसको कि सॉलिडिटी बोलते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जैसे कि जावा और सी प्लस प्लस। और जैसे कि जावा में हम लोग यूज़ करते हैं जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन। सिमिलरली सॉलिडिटी में हम लोग इथीरियम वर्चुअल मशीन यूज़ करते हैं। अब सॉलिडिटी ही क्यों यूज़ करना है, क्या कोई और लैंग्वेज नहीं यूज़ कर सकते हैं हम लोग? हाँ, तो पाइथन या और भी लैंग्वेजेस में हम लोग लिख सकते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को। लेकिन सॉलिडिटी यूज़ करने का ये फ़ायदा है कि जब इसको हम लोग और हायर लेवल के चीज़ों के साथ इंटीग्रेट करते हैं, जैसे कि वेब थ्री जे एस, ईथर जे एस, या फिर फ्रंट एंड के साथ इंटीग्रेशन जब करना होता है, तो ज़्यादा एफिशिएंट होता है, ईजियर होता है। और एक और बात आता है गैस ऑप्टिमाइजेशन का, ये बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग, इसमें भी हेल्प करता है। अब वेरिएबल्स जो होते हैं सॉलिडिटी में, ये दो तरह के होते हैं। एक तो होता है वैल्यू टाइप वेरिएबल्स और दूसरा होता है रेफरेंस टाइप वेरिएबल्स। देखते हैं। तो सबसे पहला वैल्यू टाइप वेरिएबल है बूलियन, इंटीजर और एड्रेस। बूलियन सबको पता है, ट्रू और फॉल्स, बस दो डेटा टाइप एक्सेप्ट करते हैं। इंटीजर में दो तरह के होते हैं, साइंड और अनसाइंड। साइंड मतलब कि प्लस माइनस का साइन रहेगा, अनसाइंड में विदाउट साइन होगा, पॉजिटिव कंसिडर किया जाएगा। तो साइंड के लिए इंट होता है, अनसाइंड के लिए यू आई एन टी होता है। एड्रेस में हम लोग बेसिकली किसी भी पर्सन का जो इथीरियम वॉलेट का एड्रेस होता है उसको स्टोर करते हैं, वो 20 बाइट वैल्यू होता है। और बाइट्स स्ट्रिंग के जैसा ही होता है, एक्सेप्ट कि मतलब इसका लेंथ फिक्स्ड होता है, प्री डिफाइन करना पड़ता है लेंथ। इनम्स अभी हम लोग का एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होता है, ये अभी दिखाएंगे करके। रेफरेंस टाइप वेरिएबल में और वैल्यू टाइप वेरिएबल में अंतर ये होता है कि वैल्यू टाइप वेरिएबल्स का फेस वैल्यू पर डेटा स्टोर्ड होता है। लाइक अगर इसका कॉपी करते हैं हम लोग डेटा, लाइक इंटीजर का एक दूसरे इंटीजर से कॉपी करते हैं, तो वो फेस वैल्यू कॉपी होता है, सिर्फ वैल्यू। लेकिन रेफरेंस टाइप में अगर रेफरेंस टाइप वेरिएबल्स को अगर कॉपी करते हैं, तो फिर इसका जो एड्रेस होता है हमारे स्टोरेज में जहाँ पे ये स्टोर्ड होता है,
उसका रेफरेंस पास कर दिया जाता है, एक्सेप्ट कि डेटा को वन बाय वन करके पास करने की जगह। वो भी करके बताते हैं अभी। तो रेफरेंस टाइप वेरिएबल्स होते हैं एरेज, स्ट्रिंग्स, स्ट्रक्ट और मैप्स। मैप पता है सबको, हैश मैप टाइप का होता है। भी जितने भी डेटा टाइप्स के बारे में देखा था हमने, उनको सॉलिडिटी में एक बार लिख के देखते हैं। तो पहले एक फाइल बना लेते हैं, studyjams.solve। अब किसी भी दूसरे फाइल से आपको ये ऊपर के 2 लाइन कॉपी करने पड़ेंगे। क्यों? इसमें बेसिकली डिफाइन करते हैं हम लोग कि सॉलिडिटी का वर्जन कौन सा है। तो लाइक इसमें डिफाइन किया हुआ है कि 0.9.0 से कम होना चाहिए एंड 0.7.0 से ज़्यादा होना चाहिए। तो इसके बीच में जो भी सॉलिडिटी का वर्जन्स लाई करेंगे, उन सारे में ये कोड कंपाइल हो जाएगा हमारा जो। तो सबसे पहले हम लोग का है क्या, तो कॉन्ट्रैक्ट है हमारा। कॉन्ट्रैक्ट का नाम क्या है? स्टडी जैम्स। कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन करने के बाद आप कोड को कंपाइल भी कर सकते हैं एंड डिप्लॉय भी कर सकते हैं। ऊपर कंपाइल का बटन होता है एंड यहाँ साइड में डिप्लॉय करने का डिप्लॉय का बटन होता है। तो बनाते हैं सबसे पहला हम लोग डेटा टाइप देखा था यू आई एन टी। यू आई एन टी होता है अनसाइड इंटीजर। तो यू आई एन टी बनाते हैं कुछ भी। यू आई एन टी ए इज इक्वल टू 26। कंपाइल करेंगे, डिप्लॉय करेंगे। अब हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट है, इसको डिप्लॉय करने के बाद हमारे पास जो बेसिकली सामने जो थर्ड पर्सन होगा उसका कुछ भी शो नहीं होगा। अब अगर हम लोग इसका जो व्यू टाइप है उसको अगर पब्लिक कर दें हमारे वेरिएबल का, तो डिप्लॉय के वक्त एक बटन आता है जो कि पब्लिक व्यू कर सकती है। पहले कंपाइल करना पड़ेगा। तो जितने भी पब्लिक डेटा टाइप्स वेरिएबल्स फंक्शंस होते हैं, उनको पब्लिक व्यू कर सकती है। एंड ये पब्लिक जो कीवर्ड है, इसको ऐड करने से एक बटन आता है हमारे थर्ड पार्टी के पास। तो अगर हम लोग ए वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो उसका आउटपुट आता है 26, क्योंकि ए का वैल्यू 26 है। सिमिलरली अगर हम लोग और दूसरे डेटा टाइप्स बनाते हैं, लाइक अगर हम लोग यू आई एन टी एक एरे बनाते हैं पहले, यू आई एन टी 256 कर देते हैं, एरे का साइज 3 कर देते हैं, इसको पब्लिक बना देते हैं एंड ए आर आर इज इक्वल टू 2,3,4 एंड एक और स्ट्रिंग बना देते हैं, स्ट्रिंग पब्लिक स्ट्रिंग हेलो इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर हेलो वर्ल्ड। अब इसको हम लोग करते हैं डिप्लॉय। कुछ एरर आ रहा है, अच्छा सेमीकोलन छूट गया। ये कंपाइल एंड देन डिप्लॉय। तो सेम ए का वैल्यू है हमारी 26, हेलो जो स्ट्रिंग था उसकी वैल्यू है हेलो वर्ल्ड। एंड ए आर आर में पहले हम लोग को एक इनपुट देना पड़ेगा कि किस इंडेक्स को हम लोग एक्सेस करना चाहते हैं। तो मान लेते हैं कि हम लोग 0th इंडेक्स को एक्सेस करते हैं, उसके बाद बटन कॉल करते हैं। तो 0th इंडेक्स पर जो वैल्यू थी जो कि 2 थी, वो यहाँ पे आउटपुट हो रहा है। ओके। अब जो अब अगला जो हमारा ये है डेटा टाइप, वो है एड्रेस। एड्रेस लिख के देखते हैं। तो एड्रेस बेसिकली जो हमारे वॉलेट का एड्रेस होता है उसको डिफाइन करने के लिए यूज़ होता है। तो लाइक
इस वाले कॉन्ट्रैक्ट में पहले से होगा एड्रेस प्राइवेट ओनर। इसका क्या मतलब हुआ? एड्रेस हमारा डेटा टाइप हो गया, प्राइवेट हमारा विजिबिलिटी है बट उसको हम लोग पब्लिक कर देते हैं ताकि हम लोग व्यू कर पाएँ, बटन क्रिएट कर पाएँ डिप्लॉय के टाइम पे। ओनर का क्या मतलब हुआ कि जो इस कॉन्ट्रैक्ट को टाइप कर रहा है उसका एड्रेस। यहाँ पे हम लोग एड्रेस खुद से लिख भी सकते हैं या फिर डिफाइन भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे ओनर लिखा है मतलब कि जो मेरा सिस्टम है, जो मेरा वॉलेट है, जो इसको टाइप कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट को, उसका एड्रेस शो होगा। तो करके देखते हैं कंपाइल। तो हमारा जो ओनर का एड्रेस आया है वो यहाँ शो हो रहा है। एनम्स आगे बताऊंगा कैसे करते हैं। उसके बाद एरेज बता दिया, स्ट्रिंग बता दिया, स्ट्रक्ट भी आगे बताऊंगा, मैपिंग भी आगे बताऊंगा। हम देखते हैं कि सॉलिडिटी में वेरिएबल्स किस किस टाइप के होते हैं। तो पहला तो स्टेट वेरिएबल होता है जो कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट स्टोरेज के अंदर परमानेंटली स्टोर्ड होता है, एंड इसको डिफाइन करने के लिए गैस फी हम लोग को पे करना पड़ता है। जैसे कि हम लोग यहाँ जितने भी हम लोग डिफाइन किए हैं ये सारे हमारे स्टेट वेरिएबल्स हैं क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिफाइन किए हुए हैं। अगला हमारा टाइप का वेरिएबल है लोकल वेरिएबल। ये फंक्शन के अंदर जो डिफाइन किए हुए वेरिएबल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग फॉर लूप क्रिएट करते हैं फॉर एन आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। तो इस लूप के अंदर हम लोग अगर उस आई का यूज़ करते हैं ए प्लस इक्वल टू आई, तो यहाँ तो ठीक है, बट अगर हम लोग इसके बाहर प्रिंट करवाना चाहें प्रिंट ऑफ आई या जो भी, तो वो प्रिंट हम लोग नहीं करवा पाएंगे क्योंकि ये आई हम लोग का सिर्फ फॉर लूप के अंदर डिफाइन था। फॉर लूप के बाहर आई का कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि ये फॉर लूप के बाहर हम लोग का डिफाइंड ही नहीं है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं लोकल वेरिएबल। अब ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है? ग्लोबल वेरिएबल हम लोग के ब्लॉकचेन पे कुछ ऐसे स्पेसिफिक वेरिएबल्स होते हैं जिनको कि प्री डिफाइन करके रखा जाता है। जैसे कि करंट टाइम क्या चल रहा है, या फिर करंट जो ब्लॉक माइन हो रहा है उसका नंबर कौन सा है। लाइक जो ब्लॉकचेन पे माइनिंग होती है उसमें कौन सा ब्लॉक अभी करेंटली माइन हो रहा है, एंड जो ब्लॉक माइन हो रहा है वो किस टाइम पे माइन हो रहा है। ये सारी चीज़ें भी स्टोर होकर रखी रहती हैं हम लोग के ब्लॉकचेन पे, एंड इनको ग्लोबल वेरिएबल्स बोलते हैं। लाइक कभी भी हम लोग को करंट टाइम का वैल्यू यूज़ करना हो कि करंट टाइम क्या हो रहा है, हम लोग के कोड में फेच करना हो करंट टाइम, तो हम लोग ब्लॉक डॉट टाइम स्टैम्प एक कीवर्ड होता है इसका यूज़ करते हैं। तो ये सब ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं। अब ऑपरेटर्स देखते हैं। तो अर्थमेटिक पहला है। तो ये सब तो बहुत बेसिक है, सबको पता होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। मॉड्यूलस में क्या होता है कि डिवीजन के बाद जो हमारा रिमाइंडर आता है वो डिस्प्ले हो जाता है। इंक्रीमेंट में वैल्यू +1 हो जाती है, एक से बढ़ जाती है, डिक्रीमेंट में एक से घट जाती है। आगे रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स बेसिकली ट्रू या फॉल्स रिटर्न करते हैं, एंड दो दो इनपुट लेते हैं एंड ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न करते हैं। इक्वल में डबल इक्वल टू का यूज़ करते हैं। अगर दो ए डबल इक्वल टू बी है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। वैसे ही अगर ग्रेटर देन सिंबल देखें तो अगर ए ग्रेटर देन बी है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। ऑपरेटर्स हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स बेसिकली अगर दो कंडीशन साइमल्टेनियसली ट्रू हों, लाइक ए एंड बी, मतलब कि दोनों साथ में ट्रू होने चाहिए। अगर दोनों साथ में ट्रू हैं तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज अगर एक ट्रू है एक फॉल्स है तो फिर फॉल्स रिटर्न कर देगा। लॉजिकल और में एक ट्रू है तो ट्रू रिटर्न करेगा,
दोनों ट्रू हैं तो भी ट्रू रिटर्न करेगा, अगर दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। लॉजिकल नॉट बेसिकली हम लोग के ट्रू या फॉल्स का यही चेंज कर देता है, मीनिंग ही चेंज करता है, ट्रू को फॉल्स बना देता है, फॉल्स को ट्रू बना देता है। बिटवाइज ऑपरेशन में क्या होता है, इसमें हम लोग बिट मैनिपुलेशन के लिए यूज़ करते हैं। लाइक अगर हम लोग को बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज और करना हुआ, बिटवाइज नॉट करना हुआ, लाइक किसी एक बिट को चेंज करना हुआ, 0 से 1 करना हुआ, तो उसके लिए बिटवाइज नॉट का यूज़ कर सकते हैं। लेफ़्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, ये 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड के लिए यूज़ करते हैं बिट लेवल पे। असाइनमेंट ऑपरेटर, अगर हम लोग सिंपल इक्वल टू का यूज़ कर रहे होते हैं, इसका मतलब कि वैल्यूज़ का असाइन कर रहे हैं। ऐड असाइनमेंट में क्या होता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे किए थे a प्लस इक्वल टू आई, तो इसमें जितने भी, इसका ये मतलब होता है बेसिकली कि a इज इक्वल टू a प्लस आई। सिमिलरली जैसे ऐड असाइनमेंट है, वैसे सब्ट्रैक्ट असाइनमेंट, मल्टीप्लाई असाइनमेंट, डिवाइड असाइनमेंट, मॉडुलस असाइनमेंट सेम। अब लूप में आते हैं, तो वाइल लूप क्या होता है। वाइल लूप में बेसिकली हम लोग एक कंडीशन पास करवाते हैं, जब तक वो कंडीशन ट्रू होता है तब तक हम लोग का जो वाइल लूप का जो स्टेटमेंट होता है वो रन करते रहते हैं। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होता है वैसे ही हम लोग का वाइल लूप रन करना कर देते हैं। डू वाइल भी सेम है, ये डू जो है वो रन करते रहता है जब तक वाइल का कंडीशन ट्रू रहता है। जैसे ही वाइल का कंडीशन फॉल्स होगा हम लोग का लूप एग्जिट हो जाएगा। अब वाइल और डू वाइल में एक डिफरेंस ये है कि डू वाइल में सबसे पहले एक बार कोड रन होना नेसेसरी है, उसके बाद ही स्टेटमेंट चेक होता है कि क्या कंडीशन अब ट्रू है तो दोबारा रन होगा, अदरवाइज नहीं रन होगा। बट वाइल में क्या होता है कि स्टार्टिंग में कंडीशन चेक करते हैं, तो इस तो ज़रूरी नहीं है कि एक बार रन हो ही हो, ऐसा भी हो सकता है कि एक भी बार रन ना हो हम लोग का लूप। फॉर लूप, फॉर लूप तो पता ही है, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन आई प्लस प्लस, रेगुलर सा सिंटैक्स है इसका। अब इफ एल्स होते हैं, तो इफ एल्स में क्या होता है कि इफ में कंडीशन डालते हैं हम लोग, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो हम लोग का इफ वाला कोड ब्लॉक रन करेगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो हम लोग का एल्स वाला कोड रन करेगा। अगर इफ वाला कोड रन हो गया तो एल्स वाला कोड रन नहीं होगा। अब इफ एल्स के साथ हम लोग मल्टीपल एल्स इफ भी लगा सकते हैं, मतलब कि अगर इफ का कंडीशन फॉल्स हो जाता है हम लोग का, तो ये एल्स इफ का कंडीशन एक बार चेक करेगा कि क्या ये ट्रू है। अगर ये ट्रू होता है तो एल्स इफ वाला कोड का ब्लॉक रन कर जाएगा। अगर ये भी फॉल्स होता है तो इन द एंड एल्स वाला तो रन करेगा ही करेगा। लेकिन अगर इसके एल्स के पहले कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाता है, लाइक एल्स इफ का कंडीशन कंडीशन टू ट्रू हो जाता है, तो एल्स इफ वाला कोड रन करेगा, बाकी सारे कोड स्किप हो जाएंगे, सिर्फ एल्स इफ वाला कोड रन करेगा। यहाँ पे एरे को इनिशियलाइज करना बताया हुआ है, यूवेंट, एरे का नाम, उसका लेंथ, एंड जो वैल्यूज पास कराने हैं एरे के अंदर। एलिमेंट्स एक्सेस करने का तरीका दिया हुआ है, जैसे कि पहले बैलेंस बनाया था हम लोगों ने, बैलेंस 1 2 3, एंड अगर हम लोग को एक एक वेरिएबल बनाया है सैलरी नाम का, उसमें अगर हम लोग को बैलेंस का जो सेकेंड इंडेक्स पे जो भी वैल्यू था उसको स्टोर करवाना है, तो हम लोग बैलेंस 2 दे के उसके एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं।
अब देखते हैं कि इनम क्या होता है। तो इनम बेसिकली यूज़र डिफाइंड स्टेट्स को डिफाइन करने का एक तरीका होता है। तो एग्जांपल लेते हैं इसको बताने के लिए। तो इसके बाद हम लोग एक टास्क मैनेजर बनाने वाले हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो उसका एग्जांपल लेते हैं। तो टास्क मैनेजर में हम लोग एक स्टेटस नाम का इनम यूज़ करते हैं। तो इनम स्टेटस, स्टेटस में हम लोग डिफाइन करेंगे कि स्टेटस के कौन कौन से स्टेट्स हो सकते हैं। तो हम लोग का स्टेटस क्या हो सकता है, पेंडिंग हो सकता है, इन प्रोग्रेस हो सकता है, या फिर कंप्लीटेड हो सकता है। तो ये हम लोग का इनम जो है वो डिफाइन हो गया है। अब अगर हम लोग को कभी भी स्टेटस का वैल्यू डिफाइन करना हो हम लोग के टास्क में, तो फिर हम लोग उस स्टेटस का वैल्यू इन्हीं तीन स्टेट्स में से कोई एक ले सकते हैं। या तो पेंडिंग ले सकते हैं, या तो इन प्रोग्रेस ले सकते हैं, या फिर कंप्लीटेड ले सकते हैं। अब हम लोग कैसे करेंगे स्टेटस का वैल्यू चेंज? तो उसके लिए एक फंक्शन हम लोग कॉल कर सकते हैं, फंक्शन डिफाइन करते हैं। तो फंक्शन बनाते हैं अपडेट स्टेटस। इसका इसमें पास तो कुछ कराने की ज़रूरत है नहीं, इसको पब्लिक बना देते हैं। और इसका रिटर्न टाइप कर देते हैं स्टेटस ही। रिटर्न क्या कर रहा है, स्टेटस डॉट पेंडिंग। इसको रन करके देखते हैं। तो एक अपडेट स्टेटस का बटन आ गया है, इसको कॉल करेंगे तो हम लोग का डिस्प्ले ज़ीरो हो रहा है। डिस्प्ले ज़ीरो क्यों हो रहा है? क्योंकि इनम में जो पेंडिंग का हम लोग का इंडेक्स था वो ज़ीरो था, इसलिए इसका रिजल्ट ज़ीरो आ रहा है। अगला है स्ट्रक्ट। स्ट्रक्ट में क्या करते हैं, स्ट्रक्ट में बेसिकली डिफरेंट तरह के डेटा स्ट्रक्चर्स को, डेटा टाइप्स को कंबाइन करके मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ वाला डेटा टाइप बनाते हैं। तो टास्क मैनेजर में क्या बना सकते हैं, टास्क ही बनाएंगे। तो एक स्ट्रक्ट डिफाइन करते हैं टास्क का। इसमें क्या क्या डेटा टाइप्स हम लोग डाल सकते हैं। तो एक तो आईडी डाल सकते हैं, उसका डेटा टाइप होगा यूआईएनटी। उसके बाद उस टास्क का टाइटल होगा, तो स्ट्रिंग टाइटल। और उस टास्क का स्टेटस होगा। तो स्टेटस हम लोग का डेटा टाइप जो हम लोग यहाँ पर डिफाइन किया, एनम, इसका नाम स्मॉल से स्टार्ट करके स्टेटस रख देते हैं। और जिस एड्रेस से वो टास्क क्रिएट किया है उसका क्रिएटर का एड्रेस भी साथ में स्ट्रक्ट में डिफाइन कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, लाइक कभी भी हम लोग कोई भी टास्क डिफाइन करेंगे, लाइक टास्क वन डिफाइन किया, तो हम लोग टास्क वन डॉट आईडी करके टास्क वन का आईडी को हम लोग फेच कर सकते हैं। लाइक कोई वेरिएबल, मतलब टास्क वन मान लेते हैं डिफाइन कर चुके हैं हम लोग, टास्क वन में जो भी उसका ये चारों वैल्यूज़ हैं इक्वल टू। एंड अगर हम लोग को फेच करना हुआ कि आई डी इज़ इक्वल टू, अगर टास्क वन का आईडी चाहिए तो टास्क वन डॉट आई डी करके उसके आईडी को फेच कर सकते हैं। ये फ़ायदा होता है स्ट्रक्ट का। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग। एंड अगले वीडियो में हम लोग जितना भी चीज़ देखे हैं इस वाले लेक्चर में उसका यूज़ करके कंप्लीट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे एंड उसको डिप्लॉय करना सीखेंगे। थैंक यू।